Hello, Achu. Good morning. So, in yesterday's lecture, we have studied about order of reaction. हमने order of reaction की बात की थी और आज हम नई term that is molecularity की बात करेंगे कि molecularity क्या होती है. Order की बात हमने कर ली थी और कुछ units की बात की है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो यूनिट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं. और उसमें से मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स बार बार आपसे पूछ लेता है. क्लियर है? एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास. राइट, कैमरास ऑन करिए. ये दिख रहा है ना आपको? प्रॉपरली दिख रहा है? यस मैम. यस मैम. सीधा ही दिख रहा है ना? यस. ओके, यस मैम. कैमरास ऑन करिए. अक्षय, तांचल, सब लोग कैमरास ऑन करिए. आयुष, धीमान, आयुष, पराशर. तो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट. ऑर्डर की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि जो हमें रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स दिखते हैं एटम्स के, वो एक्चुअल में होते नहीं है. ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो आपको रिएक्शन में दिखेगा वही आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होंगे टोटल, आप उनको क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे. इतने एटम हमारे पास इस मॉलिक्यूल के, इतने एटम हमारे पास उस मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइड हो रहे हैं और वो क्या आपको क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास रिएक्शन है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन है हमारे पास एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अंशुल चौधरी, क्षितिज, कैमरा ऑन करिए बच्चे. हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास टूट जाता है किसमें? वाटर और ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने हैं? दैट इज ओनली 1. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें रिएक्टेंट साइड में दिख रहे हैं? दैट इज ओनली 1. तो अगर हमारे पास ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ एक हो, such kind of reactions are known as unimolecular reactions. इनको हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर. यूनि स्टैंड्स फॉर 1. क्लियर है? अगर हमारे पास ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज बाइमॉलिक्यूलर. 3 हो रहे हैं तो ट्राइमॉलिक्यूलर, 4 हैं तो टेट्रामॉलिक्यूलर. तो ये मॉलिक्यूलरिटी हमें यहाँ से पता चल जाती है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी है रिएक्शन की वो क्या है? 1. बट ऐसा नहीं है कि इस 1 को देख के आप ये कहें कि ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो 1. ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो 1 ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर हमें इसको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास रेट जो है रिएक्शन का वो एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है या कोई फ्रैक्शन में है या फिर 2 या 3. ऐसा मतलब ऑर्डर के बारे में हम खूब डिस्कशन कर चुके हैं. और एग्जांपल ले लेते हैं. सेकंड वन इज हाइड्रोजन आयोडाइड. हमारे पास है, डिकम्पोजिशन होता है, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन. गैसियस फॉर्म में है सारे के सारे. ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है हमारे पास. तो हमें यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है? जब हमने रिएक्शन देखी तो हमें दिख रहा है that how many number of hydrogen iodides are taking part in the chemical reaction, that is 2. हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयोडाइड के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दैट इज 2. तो दिस रिएक्शन इज इन द कैटेगरी ऑफ बायमॉलिक्यूलर. आप इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन in which 2 molecules of hydrogen
iodide collide together and they'll give you hydrogen and iodine, right? इसी तरह से ट्राई मॉलिक्यूलर का एग्जांपल आप खुद लिख लीजिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल आप खुद लिखिए। क्लियर है? अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलैरिटी आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलैरिटी जो है मतलब रिएक्शन तो तभी प्रोसीड होगी जब हमारे पास एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल तो हो रिएक्शन में, राइट? एक आधा मॉलिक्यूल तो होना चाहिए तभी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। कि अगर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, कोई एटम ही नहीं है, कोई आपके पास कंपाउंड ही नहीं है, तो रिएक्शन आप कैसे प्रोसीड कराएंगे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ ले, ऑर्डर क्या है ऐसा पूछ सकता है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है वो क्या होता है, दैट इज difference between molecularity and order of reaction। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस? तो ऑर्डर, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है आपने दोनों की, क्लियर है? ऑर्डर क्या है और आपके पास मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, आपने दोनों की क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। दूसरी चीज कि ऑर्डर हम बार बार कहते आ रहे हैं कि ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटली जब आप रिएक्शन में जाएंगे, आप करेंगे, उस रिएक्शन को करवाएंगे और आप किसी टेक्निक से ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। बट मॉलिक्यूलैरिटी की जब हमने बात की है तो मॉलिक्यूलैरिटी में हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन में मुझे दिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, वही नंबर ऑफ मोल्स किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम के क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर है? तो एक तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या है, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर में आपके पास नंबर्स हैं, उन नंबर्स का टोटल सम जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग और कोलाइड टुगेदर और टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे। सेकेंड वन इज ऑर्डर इज an experimental concept and it is theoretical concept। क्लियर है? आगे चलेंगे, आगे कहता है कि हमारे पास जो ऑर्डर है, आपने पढ़ा ना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी है हमारे पास, जबकि अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं तो एटलीस्ट वन हमारे पास मॉलिक्यूल होना चाहिए टू प्रोसीड द रिएक्शन। तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, लिखेंगे इसको ढंग से लिखेंगे, मतलब मैं ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा लिखवा रही हूँ। ऑर्डर जीरो हो सकता है बट मॉलिक्यूलैरिटी नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे चलेंगे, अगला डिफरेंस हम ये लिखते हैं कि आपके पास ऑर्डर जो है समटाइम्स यू गॉट द फ्रैक्शनल ऑर्डर आल्सो। कोई रिएक्शंस हैं हमारे पास, शायद मुझे लगता है कि हमने वो डिस्कस नहीं किया है, तो आपके पास ये कर लिया है। हमारे पास जो फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस है लाइक एसिटल्डिहाइड है, उसका डिकम्पोजिशन है इनटू मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब उस रिएक्शन को स्टडी किया गया, फ्रैक्शनल ऑर्डर की एक रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ, इट इज CH3CHO
जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ कन्वर्टेड इनटू दिस प्लस दिस, जब रेट देखा गया इस रिएक्शन का तो रेट कम्स आउट टू बी, क्या होता है रेट, क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास जितने भी आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे उनके अगर एक है तो एक की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट, अगर दो है तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का आप क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है, इट इज CH3 CHO एंड इट रेज्ड टू पावर 1/2। तो जब इसका ऑर्डर इसका रेट स्टडी किया गया इस रिएक्शन का, तो रेट कैसे वेरी कर रहा था, इस रिएक्टेंट के स्क्वायर रूट से ये क्या था आपका रिलेटेड था, उस तरह से वेरी कर रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है 1/2। ऑर्डर क्या आता है इस रिएक्शन का, आप याद करेंगे इस चीज को, दैट इज 1/2। क्लियर है। अब हम कहेंगे हमारे पास एक चीज ये मिल गई है कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो फ्रैक्शनल नाम इसमें भी आ सकता है, फ्रैक्शंस में भी आ सकता है हमारे पास, बट कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं आती है, इट इज ऑलवेज बी इन होल नंबर्स। इसमें होती है वो होल नंबर्स में होती है। एटलीस्ट वन एटम इज रिक्वायर्ड टू कैरी, वन एटम और वन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। तो हमारे पास जो अगला डिफरेंस है, इट इज ऑर्डर की बात हो रही है, इधर फ्रैक्शनल हो सकता है और जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर्स में होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जो आपके पास टॉपिक है, इट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो उस पे हम नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में आपकी प्रोसीड नहीं हो पा रही है, इट विल टेक नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रोसीडिंग दैट रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो कौन से स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेप विच इज स्लोएस्ट वन। वो स्टेप पे डिपेंड करता है जो क्या है आपके पास स्लो हो। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कि एक जनरल रिएक्शन में ले रही हूँ कि ए से बी बन रहा है, पर ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं होती है, डायरेक्टली नहीं हो रही है, मतलब कहता है कि पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है। 3 स्टेप में रिएक्शन हुई, डायरेक्टली ए से डी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब आप कंप्लीट रिएक्शन लिखोगे ना तो हमारे पास ऐसा ही आएगा A to D, क्योंकि ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल कंप्लीट रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, A gives you D। क्लियर है। बट हुई कैसे ये, किसी ने बोला कि भाई ये रिएक्शन जो है डायरेक्टली नहीं होती है, कैसे होती है, आपके पास स्टेप्स में होती है। पहले A से B बनता है, फिर B से C बनता है, फिर C से D बनता है। तो सपोज कि ये वाला जो स्टेप था वो स्लो था, बाकी 2 स्टेप जो थे वो क्या थे, फास्ट। मुझे कोई कहे कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो हम देखेंगे कि रिएक्शन तो 3 स्टेप्स में प्रोसीड हो रही है, तो कौन से स्टेप के लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अगर ऐसा है आपके पास कि रिएक्शन 2 या 3 स्टेप्स में हो रही है, नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, तो रेट नोट की फॉर्म में लिखेंगे कि जो रेट होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन स्लो स्टेप। इस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसी स्टेप के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे जो आपके पास क्या है, स्लोएस्ट वन। क्लियर। Yes, तो यहां से
जो आपके पास रेट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, रेट इज दिस वन। ना बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना सी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इनिशियल आपके पास रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसी के ऊपर आपका क्या डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड। बच्चे अपना कैमरा जो है वो ऑन करिए। अजय कुमार, अक्षित, आंचल कपूर, देन बहुत सारे बच्चे हैं, विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को? Yes, ma'am. तो आप करिए इसको ऑन कर देना। कुणाल कपूर है, मन्नत राणा है, साहिल, शाइना। चलिए आगे चलते हैं। तब तक मुझे लगता है होपफुली आप कैमरास ऑन कर लेंगे। The next topic which is very important, it is integrated rate expression. Integrated rate expressions. हमारे पास जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉस डिराइव करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये इक्वेशंस हैं, आपसे बहुत बार पूछता है इस चैप्टर में से। एक तो न्यूमेरिकल्स पूछेगा, दूसरा जो है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस जो हैं उनका डेरिवेशन पूछ लेता है। एंड विल डू ओनली एंड ओनली फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हम डेरिवेशन करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह जो भी है आपके पास, वो हम सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं उनके लिए हम डिराइव करेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे इट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। Integrated rate law for zero order reaction. कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना है। सपोज आपकी जो बुक्स में है वो आप लेके चला है, ए भी ले सकते हैं। हमने इनिशियल प्रोडक्ट ए ले लिया, सपोज ए से बन गया आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन लिया है जिसमें ए रिएक्टेंट और ए जो है वो क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है। वहां लिखा हुआ है कि दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। If I want to write the rate law expression for this particular general reaction, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा according to rate law expression वो क्या आ जाएगा, रेट comes out to be k a to power 0। आप यहाँ पे लिखेंगे, इससे पहले लाइन लिखेंगे कि the reaction is zero order reaction, reaction is zero order reaction, and we know that zero order reactions are what, in which the rate of reaction is independent of the molar concentration of reacting species। ऐसा ही होता है। हमारे पास एक रिएक्टिव स्पीशीज है यहाँ पे, तो उसकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उससे भी इंडिपेंडेंट होगा आपका रेट, राइट। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के ए टू पावर 0। क्लियर? आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, आपको रेट लिखना है कौन सी टर्म में, जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, कि इट इज द डिक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टिंग स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज की थी, टाइम के साथ वो कैसे चेंज हो रही है उसकी फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, रेट को एक्सप्रेस कर। ठीक है, जो दूसरा वाला करेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे, उसमें भी ऐसे ही चलेंगे। क्लियर है? याद रखने हैं, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। ये बायो वाले होंगे बीच में कुछ तो कहेंगे हमें तो आता नहीं है, हमने डेरिवेशन इंटीग्रेशन नहीं सीखा।
बट मुझे लगता है कि फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इन चीजों को, फिजिक्स में पढ़ाई जाती है आपको, क्योंकि फिजिक्स में मोस्टली आपको डेरिवेशन, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए इससे आगे हम क्या करेंगे, रेट को लिखेंगे। हमारे पास a है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर क्या आ जाएगा k इंटू 1, जो a टू पावर 0 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया, इस dt को आप उधर ले जाएंगे, k इट इज k dt, राइट। इसके बाद आप करा देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कर दी, इस तरह का साइन लगाएंगे आप, इस तरह का, माइनस दिस इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड भी इंटीग्रेट करेंगे आप, के डी। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपके पास कोई साइन है, प्लस है, माइनस है, कोई कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं हम, बाहर कर। इंटीग्रेशन से वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कोई साइन लगा है, माइनस है, प्लस है, या फिर आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे कांस्टेंट हमें k दिख रहा है ऑन द राइट हैंड साइड, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, उसकी इंटीग्रेशन हम नहीं करते। क्लियर है? तो यहां से आपके पास Yes. आगे आ जाएगा, माइनस बाहर ले गई मैं, इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू k, बाहर आ गया, यहाँ इंटीग्रेशन dt। अब ये d क्या है, डिफरेंशिएशन, अ स्मॉल चेंज इन टाइम एंड अ स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है, दे आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, उल्टी हैं। अगर आपने किसी चीज की इंटीग्रेशन की है ना और फाइनल रिजल्ट निकला है, तो जो फाइनल रिजल्ट है अगर आप उससे उल्टा चले ऊपर की तरफ, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके पास अगर इस तरीके से आ जाए, तो आपस में ना कट जाते हैं, ये चीजें कट जाती हैं, हमारे पास सिर्फ a बचेगा, यहाँ पे हमारे पास kt बचेगा। पर जब आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करते हो ना चीजों को, इंटीग्रेशन होता क्या भाई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क, हिंदी में क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना किसी, एनी आइडिया? मैथ्स का बच्चा बैठा है कोई यहाँ पे? कोई भी नहीं है, सारे मेडिकल के बच्चे हैं आप। आयुष धीमान, Yes, ma'am. पढ़ लिया आपने, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है? No, ma'am. अच्छा कुछ नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे मैथ्स नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन, ये डी आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन, तो आपस में कट जाते हैं इस तरह से, आपने ऐसे दिखाना नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और रह गया सिर्फ a। जब आप चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, देन यू विल गेट सम कांस्टेंट, एडिशन में कुछ कांस्टेंट आता है आपके पास। तो जब उस साइड पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, यू विल गेट k, ये आपस में कट जाएंगे t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ना c या i की फॉर्म में लिख सकते हैं, i की फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, प्लस i। अब ये कितना होगा, ये i कितना होगा, इसको हम निकालेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
अब ये जो आई निकालना है, जब आप अगले वाले उसमें करोगे ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तब भी हमारे पास सेम ही क्या होगा, प्रोसीजर होगा आई निकालने के लिए। आपने याद रखना है दैट हाउ टू फाइंड आउट आई, इसको मैं 1 बोल देती हूँ। टू कैलकुलेट आई, we put some conditions over here कि भाई जब आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तब टाइम हमारे पास था 0। टाइम को क्या ले लिया हमने, 0, एंड एट दैट टाइम दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर मैंने 100 ग्राम किसी सब्सटेंस के लिए होंगे और मैंने रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं कराई होगी, तो मैं बोलूंगी कि उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए अभी तक जो टाइम लगा है वो क्या है, नथिंग। So time is 0 and the concentration of the reactant is the initial concentration, means 100 grams होंगे आपके अभी तक। जैसे आप रिएक्शन शुरू करेंगे टाइम भी आप कैलकुलेट करेंगे कि 5 मिनट हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, और जो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना भी शुरू करेगी कि 100 से भाई अब हमारे पास 99 रह गया है, अब हमारे पास 80 रह गया, अब हमारे पास इतना रह गया है। तो जब आपने रिएक्शन जो है स्टार्टिंग से ली है एट दैट टाइम T इज 0, और जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ये वाली कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इंस्टेंट पे ले लिया आपने, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पे जो है आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया और आपने बोला कि दैट इज इट। बट अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें रिएक्टेंट की, तो इट शुड बी A0 से हम क्या कर देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं A0 से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो A था, जब टाइम हमारे पास 0 था, जब रिएक्शन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ था, एट दैट टाइम दिस इज A0। क्लियर है? ये चीज क्लियर करनी है आपने। फिर जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल होगी, क्लियर है? उसको अभी तक जितना आपने लिया वही है आपके पास, कोई कंजप्शन नहीं हुआ है, कोई उसमें एडिशन नहीं है या कंजप्शन उसमें नहीं हो रहा। पुट कर दे, क्योंकि हमको आई कैलकुलेट करना है, इसको 2 बोल दो, बोलिए पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, व्हाट विल गेट, हमें क्या मिल जाए? जो A था वो A0 हो गया, T 0 हो गया प्लस I। क्लियर है? ऐसा ही इक्वेशन आएगा आपके पास जब आप वो वाली कंडीशंस क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। सो फ्रॉम हियर I कम्स आउट टू बी माइनस A0। इतना आ जाएगा I का वैल्यू, जो हम निकालना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है कि I का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, A0। क्लियर है? नाउ पुट, इसको मैं 3 बोल दूं, पुट 3 in 1, put 3 in 1, we get, हमें क्या मिल जाएगा जब हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हमें देखिए क्या मिलता है। लिख लिया आपने यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें मिल जाता है ये KT माइनस A0। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब जो A और A0 वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले आते हैं हम। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको मैं इधर उठा के ले आई हूं। So this is the integrated rate law expression for zero order reaction। ये integrated rate law expression है zero order reaction के। क्लियर है? यहां से देखिए आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है, ए भी आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं,
टाइम भी आप निकाल सकते हैं, बोल दिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है वो भी निकाल सकते हैं, अगर और सारी की सारी टर्म्स आपको दे रखी हूँ ए निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर के निकालना है तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, आपने याद करनी है ये। क्लियर है? टी बोलते हैं तो टी इधर ले आए, के उधर ले गए, के इज व्हाट, इट इज रेट कांस्टेंट, के इज व्हाट रेट कांस्टेंट, और यहां से न्यूमेरिकल आता है आपको, या तो एक्सप्रेशन आ जाए या फिर क्या आ जाए, यहां से न्यूमेरिकल आ जाए कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इतना % कंज्यूम हो गया। अब देखो ये ए नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल को, और ये फाइनल, जहां पे आपने रिएक्शन को क्या किया है, देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है, ए उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और ए नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल को। ए रिप्रेजेंट करता है जहां पे आपकी रिएक्शन चल रही, फाइनल आप ऐसा बोल सकते हैं, फाइनल, ठीक है। टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम की, उस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये रिएक्शन में भाई इतना हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इतना फाइनल है, और के उसका इतना है, रेट कांस्टेंट जो है वो इतना है, तो टाइम बताइए कितना लगेगा उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के, ठीक है। क्लियर है? अक्षित कैमरा क्यों बंद है बेटा आपका? आंचल कपूर, अक्षित, आंचल कपूर, एक मिनट, 1 सेकेंड। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल अगर दिया होगा यहाँ साथ में, तो आपको न्यूमेरिकल दिखाती हूँ मैं। न्यूमेरिकल यहाँ 0 ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। 0 ऑर्डर का आपसे न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलिए आगे करते हैं, ये क्लियर है, ये याद करना है आपको, ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चले। इट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप वैसा ही एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे कि A gives you प्रोडक्ट, आपका A जो है वो क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कि we know that first order reaction is a reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of one reactant species। आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनमें से किसी एक रिएक्टिंग स्पीशीज की किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ वी वांट टू राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ऐसे लिखा जाएगा, रेट इज k a to power 1 because this is first order reaction। कैसी रिएक्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। अब फिर से रेट को उसी टर्म में लिख लेंगे, आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, इट इज माइनस dA/dt, क्लियर। वैसा ये सेम चल रहा है, पर वहां पे क्या था, रेज़ टू पावर 0 था, यहाँ पे रेज़ टू पावर 1 है। रीजन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर।
लिख लिया यहाँ तक बच्चे? Yes, ma'am. नाउ रेट dt के यहाँ पे a ही रहेगा आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो dA और a है उनको एक तरफ कर लेंगे और k dt को एक तरफ कर लेंगे। जैसे हमने पिछले वाले में किया था, वहां a नहीं था बट स्टिल हमने dt को उस तरफ शिफ्ट कर दिया था और हमारे पास क्या बन गया था, k dt। यहाँ पे a दिख रहा है, इसको इधर ले आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज माइनस dA अपॉन A's concentration is equals to K D। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स पे। तो लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। हो गया यहां तक? Yes. इंटीग्रेशन लगा दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी। अब ऐसा नहीं करना, वो तो सिंपल है आपके पास, ऊपर चीज तो सिंपल है जो हम पहले भी कर आए कि के कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं, कांस्टेंट्स उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये डी और ये कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे ना आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस इंटीग्रेशन और डी को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वहां पे तो सिंपल डी ए था, यहाँ पे हमारे पास अपॉन ए भी है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसमें, इंटीग्रेशन में। अगर ऐसा हो आपके पास dx ओवर x इस तरह से, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड इट इज इक्वल टू इस सारे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन x। क्लियर है? वो क्या होता है, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। बट जनरली हम जो है, हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यूज नहीं होती है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वी कन्वर्ट दैट इनटू लॉग टू द बेस 10। जनरली हमारे पास जो लॉग टेबल है वो उसमें कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है, लॉग का बेस क्या हो, 10। नेचुरल लॉग नहीं है आपके पास, है ना? क्लियर है? जब हम इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं ना लॉग टू द बेस 10, then we have a multiplication factor 2.303 as I have already told you in the last equation। I think लास्ट इक्वेशन में बताया ना मैंने आपको, वहां भी हमारे पास नेचुरल लॉग आता था एंड आफ्टर दैट वी कन्वर्ट इट इनटू द लॉग टू द बेस 10। इसमें कन्वर्ट करते थे हम उसको, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते थे बाय मल्टीप्लाइंग दैट विद 2.303 करते थे। याद है कुछ? नहीं याद है ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएगा। तो log x जनरली हम बेस 10 नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है हमें कि इट इज हैविंग अ बेस 10। इसका बेस कितना है, 10। तो चलिए ये हमारे पास माइनस निकाल लेते हैं पहले, माइनस बाहर आ गया। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे इट इज नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखना है ए। समझ आया? याद करना, वो वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैथ्स वालों को तो हो जाएगा, बायो वाले भी कर लेंगे, क्योंकि बायो वालों की फिजिक्स ज्यादा अच्छी होती है, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी होती है ना, वो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। मैथ्स वाले सोचते हैं कि हमें मैथ्स आता है, तो वो इतने इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं कि क्या फॉर्मूलाज है और क्या है। तो यहाँ पे हो गया माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। फिर से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उससे अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या करना, कैलकुलेट करना। और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हमारे पास
टाइम जो है वो 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, एट दैट टाइम दिस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट शुड बी ए नॉट, वही वाला स्टेप। जब आप इंटीग्रेशन करा दोगे ना और आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाय पुटिंग some conditions like t is equal to 0 at that time, the final concentration will be what, initial concentration। तो यहां पे फिर से लगाएंगे वही, टू फाइंड I when t equals to 0, A is equal to A। तो मैं 1 बोल दूं, फिर से इसको मैं 2 बोल दूं, put 2 in 1। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, k इंटू 0 प्लस आई, y कम्स आउट टू बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्लियर, इसको मैं 3 कह दूं, पुट 3 इन 1 and it comes out to be minus natural log, sorry, it is minus natural log of A is equal to AT minus natural log of A naught। I की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है ना, A और A naught वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, नेचुरल लॉग ए माइनस नहीं प्लस हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के टी। क्लियर है, ये तो सिंपल सा मैथ्स है, इधर से उधर लाए, प्लस हो गया माइनस हो गया, दिस माइनस दिस। लॉग का एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, m माइनस n क्या हो जाता है आपके पास, m ओवर, होता है ऐसा, प्रॉपर्टी है ना, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप लोग। क्लियर, तो हमारे पास क्या हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एक बार लिखेंगे नेचुरल लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे पास ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए विच इज इक्वल टू के टी। किसके बराबर है ये, के टी के बराबर। क्लियर, अब नेचुरल लॉग को मुझे लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 2.303 लगा दिया मैंने। अब मैंने इसमें लॉग लिख दिया ए नॉट अपॉन ए। So this is integrated rate law expression for first order reaction, which is एक्सप्रेशन आ सकता है डिराइव करने को। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछेगा ही पूछेगा, एक आधा आप कोई भी पेपर उठा के देख लेंगे ना, आपको एक आधा न्यूमेरिकल यहाँ से क्या होगा मिल जाएगा। या तो जीरो ऑर्डर से इतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट फर्स्ट ऑर्डर से जो है आपको न्यूमेरिकल पूछता ही पूछता। तो डिस्कस द न्यूमेरिकल्स द नेक्स्ट लेक्चर। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट आपको आज ही इनको डिराइव करके देखना है कि कैसे कैसे हमारे पास आ रहा है, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगा। और अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करें, मुझे फोन कर लें कि भाई मैडम हमें यहाँ से ना पता नहीं चलता। क्लियर है, और आज ही करना है ये, और याद भी करना है जो फाइनल रिजल्ट है ना फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो आज ही करना, याद भी करना है और साथ में। समझ गए, तभी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं होगा ना लर्न, तो आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाए।
Clear है? Is it clear? Yes, ma'am. Ma'am. This Yes, is all ma'am. for today's lecture, Yes, ma'am. right?